हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जैक बोर्ड का केमिस्ट्री क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र 4 स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर बता दिया है। तो चलो आज देखते हैं फोर्थ में क्या क्या सवाल दिए हैं। बच्चों, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि मॉलिडिटी ऑफ प्योर वाटर हम लोग कैसे निकालते हैं। बच्चों, मॉलिडिटी ऑफ प्योर वाटर निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप मॉलिडिटी कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो हमें 1 मोल प्योर वाटर का निकालना है। तो यहाँ पर हम 1000/18 करेंगे तो हमें मिलेगा 55.55। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो बी होगा, 1 का बी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। बोल रहा है कि सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 2 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन। इसमें C6H6 बेंजीन दिया है, फिर आपका यहाँ पर टोलुइन दिया है, फिर यहाँ पे बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, फिर क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल दिया है, क्लोरोफॉर्म और डाइमिथाइल कीटोन दिया है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा वो याद रखिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, तो ध्यान देना 3 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है। ओके, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा है। कहने का मतलब हमसे TF का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डेल्टा TF जो होता है, डेल्टा TF वो आप कैसे निकालोगे, तो KF इंटू मोलेलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, डेल्टा TF बराबर जो हो जाएगा KF इंटू मोलेलिटी। तो KF इंटू मोलेलिटी, तो सबसे पहले आप क्या करो, मोलेलिटी निकाल लो। क्या निकाल लो, सबसे पहले मोलेलिटी। ये छोटा वाला m जो है मोलेलिटी है। बच्चों मोलेलिटी निकालने का सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कितने ग्राम दिए हुए हैं इथिलीन ग्लाइकोल, तो 31 ग्राम है। तो 31 अपॉन इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास ले लेना। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास अगर आप निकालोगे बच्चों तो 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16 आएगा। तो कुल मिला के 62 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है ना, तो 31/62 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और इसमें हमको बोल रहा है कि हमें चाहिए क्या, मोलिडिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप देख रहे हो 500 ग्राम दिया है, इसको कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में। तो क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 500 अपॉन 1000। तो फिर 500/1000 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 1/2 1, इसका मतलब मोलिडिटी जो हो जाएगा बच्चों 1 होगा। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा दोगे, डेल्टा TF जो होगा, डेल्टा TF बराबर कितना, KF इंटू M। तो KF का वैल्यू देखो बच्चों कितना दिया हुआ है, तो KF दिया हुआ है 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है। इसका मतलब 2 × कितना, 1 होगा। ठीक है ना, 2 × कितना होगा बच्चों, 1। तो मैं आपको बता दूं डेल्टा TF निकालने का फार्मूला क्या होता है, T0F - TF होता है। क्या होता है बच्चों, T0F - TF। ठीक है ना, तो हमसे यही है TF पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 × 1। अब यहाँ पे हमसे TF पूछेगा, तो देखो डेल्टा TF में हमें क्या माइनस करना होगा, ये 2 को इधर ले आके माइनस कर देंगे। तो डेल्टा TF जो होता है मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है। तो 273.15 में ये 2 इधर लाके आप माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा करीब 271.15। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, 4 का ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टेट्रागोनल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। बच्चों टेट्रागोनल यूनिट सेल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उसका जो डायमेंशन है, पैरामीटर्स है, ठीक है ना, वो A B के बराबर होता है, जबकि C के बराबर नहीं होगा। और अल्फा बीटा गामा सभी जो होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 5 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये पैरामीटर का रिलेशन आपको 7 यूनिट सेल दिए होंगे आपके बुक में, आप सभी का स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमसे Fe3+ का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है। बच्चों आयरन 3+ देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है 26। 26 में से आप 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो 23 बचेगा। कितना बचेगा 23। तो देखो यहाँ पे करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये लेगा। आर्गन देखो 18 हो गया और ये 5 23, ये देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, 6 का सी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक क्रिस्टल का कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का कि कोवैलेंट क्रिस्टल का या मेटालिक क्रिस्टल का। तो बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कोवैलेंट क्रिस्टल का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीचिंग प्रोसेस किस में हम लोग यूज़ करते हैं, रिडक्शन में, कंसंट्रेशन में, ठीक है, या रिफाइनिंग में या ऑक्सीडेशन में। बच्चों लीचिंग प्रोसेस जो है कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। कंसंट्रेशन बोले तो जब आप ओर्स को प्यूरिफाई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो वहाँ पे ये केमिकली प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो लीचिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एक कंसंट्रेशन का प्रोसेस माना जाएगा। तो 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ऑफ ओर। तो देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड ओर। अच्छा यहाँ पे हमसे ऑक्साइड ओर पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ZnS नहीं होगा, हेमेटाइट यही तो होगा। ये जो हो जाएगा हेमेटाइट जो है ये आपका Fe3O4 वाला कहानी जो है। तो देखो वहाँ पे ऑक्साइड आ रहा है ना आयरन के साथ, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 9 का सी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखो अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड। बच्चों अमोनिया बनाने का बढ़िया मेथड माना जाता है हैबल मेथड। ठीक है ना, याद रखोगे अमोनिया बनाने का बढ़िया मेथड है कौन सा, हैबल मेथड। तो हैबल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। ओके, याद कर लेना विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डाईबेसिक एसिड। देखो तो आपको यहाँ पर डाईबेसिक एसिड बोल रहा है, इसमें कौन होगा। बच्चों आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि H3PO3 में, ठीक है ना, P पे आपको ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मिलेगा और इसके साथ देखोगे तो 3 OH ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, 3 होगा कि 2 होगा, देख ले। एक OH इधर हो गया, एक OH इधर हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन तो हो ही गया। इसके बाद 2 OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, H3PO3। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डाईबेसिक, इसका स्ट्रक्चर आप खींचोगे तो देखो एक OH मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे 11 का ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखो बच्चों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ड होगा जो ये फर्स्ट वाला मेंबर वाला आपका अमोनिया होगा ना, तो यहाँ पर NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन फैमिली में देखोगे तो पहला जो मेंबर है, ठीक है, उसका हाइड्राइड जो होगा बच्चों NH3, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 12 का डी होगा। इसके बाद देखो 12 के बाद 13 नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ PCl5 हमसे पूछ रहा है। बच्चों PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि फास्फोरस जो है पांचों तरफ से जो है सिग्मा बॉन्ड बना के क्लोरीन से क्या है घिरा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो देखो 5 सिग्मा बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर लो किस में, तो sp3 हो गया और एक D, तो sp3D हो जाएगा। देखो S का एक सिग्मा बॉन्ड, P3 3 और D के लिए 1, तो sp3D। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 13 का A करेक्ट है। इसके बाद देखो सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। तो बच्चों एल्काइल फ्लोराइड जो है आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन से मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है ना, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है स्पेशली एल्काइल फ्लोराइड के लिए बनाया गया है। तो याद रखना एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बढ़िया मेथड्स कौन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कह रहा है इथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। देखो दोनों तरफ C2HCl है, यहाँ पे ड्राई ईथर देना चाहिए इसको। ऐसे ये जो प्रोडक्ट है बच्चों उर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो डबल मेंबर वाले क्या बन रहे हैं, कार्बन बन के कंपाउंड बन रहे हैं। देखो 2 तो C2H5Cl आया है ना, तो कितने बन गए, C4H10 बन गए। तो ये उर्ज रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है ना।
तो 15 का डी जो होगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों 16 नंबर, द बेस्ट मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम द अल्कोहल बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विद, ठीक है, इसमें कौन सा मेथड बढ़िया माना जाएगा बच्चों? बेस्ट मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल जो होगा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 16 का जो होगा बच्चों वो बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। याद रखना ROH जो है SOCl2 के साथ रिएक्ट करके RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनाएगा, जहाँ पे SO2 HCl देखोगे कि बाहर निकल जा रहा है और मेन प्रोडक्ट आपको क्या बन जा रहा है? एल्काइल क्लोराइड RCl मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 16 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ क्रोमियम जो है 7.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एज लेंथ दिया है 289 पिकोमीटर। व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल? बच्चों यूनिट सेल के टाइप को समझने के लिए हमें जेड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? जेड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो कि डेंसिटी जो होता है बच्चों वो क्या होता है? Zm/AQNA होता है। क्या होता है? Zm/AQNA। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? जेड निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने रफ में कैलकुलेट किया है, यहाँ पे जेड का जो वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों, वो तकरीबन कितना आएगा? 2 के आसपास आएगा। कितना आएगा बच्चों? जेड का मान 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 अगर जेड आएगा ना तो समझना BCC है। अगर 4 आता तो हम कहते हैं FCC, 1 आता तो हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक है। तो बच्चों मैंने कैलकुलेट किया है तो जेड का मान 2 आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा 17 का ए करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पैरामैग्नेटिक नेचर कौन होगा? TiO2, NaCl, N2 और CO में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो आपका CuO होगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। आप देखोगे कि TiO2 या NaCl या N2 जो होते हैं ये सब डायमैग्नेटिक नेचर वाले होते हैं। ये तीनों जो है बच्चों डायमैग्नेटिक नेचर के हैं, ठीक है ना। तो ये जो होंगे CuO ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर वाले होंगे। तो 18 का डी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। इसके बाद बोल रहा है कि 19 में फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकल इफेक्ट जो होता है ZnS, AgCl, AgBr और AgI में पाया जाता है, जबकि शॉर्टकट इफेक्ट NaCl, KCl, CSCl और AgBr में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो ना AgBr जो है बच्चों ये दोनों में होता है, ठीक है ना। फ्रैंकल इफेक्ट भी शो करता है AgBr और शॉर्टकट इफेक्ट भी शो करता है AgBr, ठीक है ना। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाओगे? 19 का ए को करेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज बिकॉज। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज बनाने में। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बच्चों इसके पीछे का कारण है कि K+ की वेलोसिटी ज़्यादा होगा NO3 से, गलत है। K+ की लेस होगा, ये भी गलत है। ये वाला देखो साल्ट ब्रिज क्या करता है ना बच्चों, ब्रिज को मेंटेन करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो बैलेंस तभी होगा ना जब K+ का और NO3 की वेलोसिटी दोनों क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? सी होगा, 20 का सी। याद रखना साल्ट ब्रिज का काम ही है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को क्या करना? मेंटेन करना। तो मेंटेन तभी होगा जब इसके आयन की वेलोसिटी क्या होगी? बराबर होगी। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन ए सेल द EMF मस्ट बी। तो देखो बच्चों कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन तभी होगा जब EMF पॉजिटिव होगा, याद रखोगे, ठीक है ना। 21 का ए जो होगा करेक्ट होगा। 21 का ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। इसके बाद देखोगे 22 में कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद Zn2+ और Fe2+। तो हमसे EMF पूछ रहा है बच्चों। EMF निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो आप जान रहे हो कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ना जिंक का जो होगा रिडक्शन होगा, ठीक है, और आयरन क्या करेगा? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ई कैथोड जो होगा, आप जिंक का पोटेंशियल ले लो -0.76, अब माइनस हो जाएगा -0.41। दोनों को सॉल्व करोगे -0.76 को
-0.76 में, और फिर यहाँ पे माइनस करोगे कितना से, -0.41 से, ओके ना। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास -0.35, कितना आएगा, -0.35, ठीक है ना, -0.35 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद देखो 23, कंसीडर द रिएक्शन। आपका दे रहा है फिनोल जो है नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो याद रखना ये 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बोल रहा है ल्यूकस रिएजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। ल्यूकस रिएजेंट क्या है बच्चों, ल्यूकस रिएजेंट जो है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl के मिक्सचर को कहा जाता है। याद रखना, एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा था IUPAC नेम आपको इसका पूछ रहा है। CH3CH2O CH3 का होल 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका ईथर ग्रुप हो गया ना। तो इसको अगर आप पूरा चैन में खींचोगे तो देखो CH3 का होल 2 इस C पे, ऊपर नीचे CH3 है। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों 2 कार्बन इथर है ज़्यादा, तो इथॉक्सी हो जाएगा, और 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। तो देखो तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन है कहीं पे ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है। 25 का डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका C2H5ONA C2H5 आई से रिएक्ट करके डाइथाइल ईथर बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये ईथर बनाने का बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है। कौन होता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। कौन सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों, ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये करेगा, ये नहीं करने वाला है, ठीक है। ये कंपाउंड सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। तो 27 का ए जो होगा करेक्ट होगा, CH3 का होल 2 O, ठीक है ना, डाइथाइल ईथर, ये रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम से। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग सबस्टांस लोएस्ट वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। तो बच्चों सबसे कम जो है ना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है मरकरी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 28 का डी, बहुत अच्छा सवाल है, आता है, ठीक है ना। लोएस्ट वेपर प्रेशर जो है बच्चों मरकरी एग्जर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में देखो कह रहा है कि करेंट जो है 1.5 एम्पियर का है, इसको हम लोग मेटेलिक वायर से फ्लो करा रहे हैं 3 घंटे तक। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्लो करेंगे। बच्चों यहाँ पे आपको n पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, चार्ज निकाल लो। तो चार्ज जो होता है ना बच्चों Q बराबर I/T होता है। क्या होता है का I/T। तो देखो I दिया हुआ है कितना 1.5 एम्पियर और टाइम दिया है 3 घंटा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला लगा दो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q/E कर दो, ठीक है ना। तो जितना Q आया है उसमें आप 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करो। डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर जो आएगा 1.01 × 10⁻23 के आसपास आएगा। तो यही आंसर करेक्ट होगा 29 का सी। इसके बाद देखो बच्चों 30 में कह रहा है नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद। तो नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों 30 का ए होगा। फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइट हमसे पूछ रहा है, तो CuFeS2 को हम लोग बोलते हैं बच्चों CuFeS2, ठीक है ना। ये कॉपर ग्लास हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड, ये आपका CuFeS2 होगा। क्या हो जाएगा CuFeS2, 31 का बी। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। बच्चों यहाँ पे डायमैग्नेटिक नेचर जो है, यहाँ पे आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो आपको पेयर इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक में हमें मिलने वाला है, ठीक है ना, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन।
तो ये हो जाएगा Zn2+, ठीक है ना। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन सारे क्योंकि Zn2+ 30 है तो 4s से अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो D10 पूरा भरा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 32 का जो होगा Zn2+ डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, बाकी ये सब जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ। इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों? कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन जो है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, इसके पीछे का कारण है डी ट्रांजिशन। कौन है? डी ट्रांजिशन। तो 33 का ए करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। इसके बाद देखो कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या है बच्चों? ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के तहत आता है, तो यहाँ पे 34 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पारा क्लोरोटॉल्यूइन प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 30A का जो है ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। तो आई होप आपको सारा सवाल का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। चलो बच्चों अब एक सेट और बचा है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।